माननीय उपसभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण जो धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन के अंदर श्री अमित शाह जी ने प्रस्तुत किया है, उस अभिभाषण पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपका आभारी हूं समय देने का। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, मुझे दुख होता है ये कहते हुए, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे नीरस अभिभाषण है। इस भाषा में जो सरकार की, प्रधानमंत्री की कार्यशैली बन चुकी है, शब्दों का प्रयोग है, नए वायदों की बात है, पुराने वायदों का जिक्र नहीं, इस सरकार के 3.5 साल का हिसाब किताब नहीं। एक ऐसी बात हमने इस अभिभाषण में देखी जिससे ये प्रतीत होता है कि सरकार की सोच ये है कि सब कुछ जो कहा था 2014 में, भारत के लोगों को आश्वासन दिए थे, वायदे दिए थे, वो सब कुछ पूरा हो गया। ये भाषण जमीनी हकीकत को नकारता है। इस भाषण के अंदर अगर आप उसको पढ़ें, मैंने नीरस शब्द का प्रयोग क्यों किया, और पुराने राष्ट्रपति के, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पढ़ें, सरकार की तरफ से ऐसी भाषण दिया जाता जिसके शब्द अच्छे होते हैं, प्रोज होती है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ उस प्रेरणाजनक होता है, भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है। देश के युवाओं, देश के जो हमारा बच्चे हैं, उनके विषय में बात करता है। इस अभिभाषण में कोई ऐसी बात नहीं। वही तस्वीर है उन्हीं योजनाओं की जो प्रधानमंत्री जी ने आरंभ करी। जो योजनाएं कहां हैं और कब पूरी होंगी उसका जिक्र नहीं। केवल 2022 के नए भारत का सपना। कुछ हैरानी होती, अभी संविधान में 5 साल के लिए सरकार चुनकर आती है, तो कहीं गलत फहमी तो नहीं होगी 5 की गिनती में। ये तो 2019 में भारत के लोग तय करेंगे कि 2022 में हिसाब कौन देगा। आपने पहले से ही तय कर लिया कि 2022 में भी हिसाब का आपको ही देना है। शायद आपकी ये इच्छा पूरी ना हो। लगता है अभिभाषण को पढ़ के जनता को एक संदेश कि हम वायदे करेंगे, हमने वायदे किए थे, ये मत पूछो उनका क्या हुआ, हमसे हिसाब मत मांगो, सिर्फ सुनते रहो, क्योंकि अच्छे दिन आ गए और नए भारत का निर्माण की आधारशिला रख दी। अगर यही अच्छे दिन है कि देश का किसान खुश है जो त्राही त्राही कर रहा है, देश का नौजवान खुश है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री दौरान सरकार की सलाह है कि आज भी कहा गया कि आज नौजवान रोजगार नहीं चाहता, आज का नौजवान स्टार्टअप चाहता है, खुद ही रोजगार पैदा करेगा। तो यही 2 करोड़ की बात थी, अब तक तो 7 करोड़ का हिसाब था। इसके अभिभाषण के अंदर देश की सुरक्षा के आज क्या हालात हैं उसका कोई जिक्र नहीं। पहला अभिभाषण है जिसमें भारत की विदेश नीति, कूटनीति का एक शब्द भी नहीं है। केवल एक बात कही गई जो सोच और मानसिकता बन चुकी है कि पहली बार भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ी है। और कैसे बढ़ी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के एक जज खुशी है, मुबारक की बात है, वो जीत कर आ गए। ये नहीं बताया कि बड़ी कशमकश के बाद मुबारक है पूरे देश को, पर वो री इलेक्ट हुए हैं बिना इसी कशमकश के, बिना झगड़े के। सारी देशों ने समर्थन किया था जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वही जज चुनकर गए थे। शायद ये नहीं मालूम, इस अभिभाषण में ये जिक्र नहीं है
कि आज हमारी देश की सीमाओं पर क्या परिस्थितियां हैं। कोई बताते देश को कि चीन से क्या बातचीत हुई, क्या डोकलम का जो समस्या थी, चुनौती, वो सुधर गई, क्यों वहां पर उसके बाद भी परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहां पर बना दिए गए, ये कोई जिक्र नहीं इन बातों। नेपाल में क्या है, क्या हमारे संबंध ठीक हैं, देश चारों तरफ से घिर रहा है, मालदीव्स में क्या हो रहा, कोई चर्चा, तो सब कुछ ठीक है, सुरक्षित है। इन विषयों पे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के लोगों के विवेक को सरकार दे रही है, उनकी समझ को और उनकी वास्तविकता को पहचानने की क्षमता को। अमित शाह जी ने पहला भाषण दिया, अच्छा दिया, लंबा दिया। अब हमने कोई बुराई कही, काहे ऐसा परेशान होते हैं। इन्होंने कई बातें कही, बड़ा दुख लगा जब सत्ताधारी दल के अध्यक्ष ये कहें कि आपको विरासत में क्या मिला, ये देश तिजोरी खाली, गड्ढे में गिरा भारत मिला। धन्यवाद प्रस्ताव में ये कहा जाए कि आजादी के बाद के हिंदुस्तान में 55 साल तक जिस पार्टी ने सरकार में रही, उसने क्या किया। मुझे हैरानी हुई कि ये किस देश की बात कर रहे हैं। हम एक ही तो देश में रहते हैं। क्या 2014 में किसी नए देश से आए थे? ऐसा नहीं। इसी देश में उपलब्धियां हुई हैं, इसी देश ने चुनौतियों का सामना किया है। अगर अच्छा होता कि इस मानसिकता को त्याग के स्वीकार करें प्रधानमंत्री और आज की सरकार कि इनसे पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी राष्ट्र निर्माण का काम किया, इससे पहले भी देश में उपलब्धियां हुई हैं, उसको स्वीकार ना करना भारत के तमाम उन लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया और उसके बाद निर्माण किया, जिन्होंने देश के लिए महान उपलब्धियां की, चाहे हमारे वैज्ञानिक हैं, चाहे हमारे अधिकारी हैं, उन लोगों की उपलब्धियों का अपमान ना करें, स्वीकार करें। यही विनम्रता की अपेक्षा की जाती है सरकार से। पर मैं बताता हूं, आवश्यक समझता हूं, क्योंकि कही गई यहां पे बातें, इस देश में अच्छे संस्थाएं बनी, संस्थान बने शिक्षा के, साइंस के, तकनीक के, परमाणु साइंस के, विद्या के, अंतरिक्ष के, स्पेस के, ये IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ये सोच थी भारत के, आधुनिक भारत के निर्माता और स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने 1951 में पहले IIT की स्थापना करी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो जरा वो सुने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन चुके थे। पंडित नेहरू के समय में ये हो गया था देश में। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले खड़गपुर में बना था 51 में। माननीय अमित शाह जी, क्योंकि आपने ये बात कही थी, मुझे मालूम है कि आपका जन्म अक्टूबर 1963 में हुआ, पर आपके अहमदाबाद में 1961 में IIM अहमदाबाद जवाहरलाल नेहरू ने बना दिया था। यह भी शायद बताना जरूरी होगा कि 1961 में अभी हाल 2008-9 तक हिंदुस्तान का पहला और एकमात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहमदाबाद में बनाया था। इस देश में जिस जवाहरलाल नेहरू का नाम
उनकी जन्म शताब्दी, जन्म के 125 साल का जिक्र करने में आज तकलीफ होती है। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954 में बनाया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको हम कहते हैं, उसकी स्थापना पहले हुई थी 1954 में। उसको AET कहा जाता था, एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, वो 1957 से। और उसको भाभा के नाम पे डॉक्टर होमी भाभा का नाम दिया गया 1967। शायद जिस भारत में कुछ नहीं हुआ था, यह भी बताना जरूरी होगा कि स्पेस सेंटर जो बनाया गया था, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वो अहमदाबाद में इंदिरा गांधी ने 1966 में। तो क्या आज इंदिरा जी का नाम ना लें, उनकी जन्म शताब्दी है, उनकी नाम ना लें? अभिभाषण में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की तुलना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से करें। आपके नेता होंगे, आप करें, पर इतिहास में तुलना नहीं स्वीकार करता, ना ही वो देश स्वीकार कर सकता। और इंदिरा जी के 100 साल हुए, क्या वाजपेयी जी के समय में हम नहीं सोचते ऐसा हो सकता था? उन्होंने तो 71 में इंदिरा जी की प्रशंसा की थी, जो उपलब्धि थी उसकी तारीफ की थी। ये देश सबका है, देश सबने मिलकर बनाया है। अगर यह सोच होगी कि देश के मालिक आप हैं और बाकी देश पे दूसरों का अधिकार नहीं, देश को आजाद कराने वालों का अधिकार नहीं, देश को बनाने वालों का अधिकार नहीं, तो इससे बढ़ के दुख की बात भारत के लिए नहीं हो सकती। आपको लगा कि पिछले शासन ने क्या विरासत में दिया था? मैंने तो अभी पंडित नेहरू का जिक्र किया, मैंने तो इंदिरा जी के समय का थोड़ा सा जिक्र किया। यह भी शायद याद कराना होगा, क्योंकि आपने जिक्र किया, अच्छी बात है, करना चाहिए। भारत को परमाणु शक्ति बनाने का बुनियाद तो बता दी पंडित नेहरू की। 1974 में पहली बार पोखरण में परमाणु विस्फोट करके इंदिरा गांधी ने दुनिया को संदेश दिया था। और उसके साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में कदम, आर्यभट्ट का जो लॉन्च हुआ वो भी 1974 में हुआ था। दोनों समय भारत की प्रधानमंत्री, महान नेता और देश की शहीद स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। यूपीए के शासनकाल में कांग्रेस, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। देश में 8 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बने। मेरे पास पूरी सूची है, समय लगेगा इसलिए पूरी सूची नहीं है, भिजवा दूंगा, अगर चाहे पढ़ भी दूंगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 7 नए बने, 4 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बने। चंद्रायन 2008 में चंद्रमा ग्रह पर चला गया। मंगलायन 2013 में हमने रवाना कर दिया। अब कहीं अगर ये सोच हो कि सारी उपलब्धियां इंतजार कर रही थी 2014 का, ये निरंतरता होती है देश। तो अगर आपके समय में कोई अच्छा काम होगा, हमारे अंदर इतना बड़प्पन है, हम स्वीकार करेंगे कि ये किया है, बधाई हो, देश को बधाई हो। पर इसलिए ये कहना कि जिस देश की ये उपलब्धियां हो, उसका ये सोचना कि कुछ नहीं हुआ, ये कहना कुछ नहीं हुआ, ये इतिहास का अपमान है, सब संस्थाओं का अपमान है, सब वैज्ञानिकों का अपमान है, देश का अपमान है। 2014 में कमजोर भारत मिला था, दिशाहीन हिंदुस्तान मिला था। मैंने आपको बताया कई उपलब्धियां, पर 10 साल में यूपीए के 7.9% जीडीपी की दर थी। और ये पुरानी सीरीज थी, नई सीरीज नहीं है। नई सीरीज हो तो 4 साल निरंतर हम डबल डिजिट में जीडीपी देश की बढ़ती थी। जब 2008 में
विश्व में वित्तीय संकट आया तो विश्व ने, उस समय भारत के प्रधानमंत्री, जब अप्रैल में, मुझे याद है अप्रैल 2009 को G20 की मीटिंग हुई लंदन के अंदर, तो विश्व के नेताओं ने, जिसका पुष्टिकरण अभी बराक ओबामा करके गए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, सब विश्व के नेताओं ने G20 की विशेष आपात बैठक बुला के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से पूछा कि बताएं इस संकट के लिए हमको सबको मिलकर क्या करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कह रहे हैं। और आप कहते हैं कुछ नहीं मिला। जिस भारत को इन्होंने ग्रहण किया था 2004 में, 480 बिलियन डॉलर की उस हिंदुस्तान की जीडीपी थी। जब पहली औद्योगिक क्रांति दुनिया के अंदर आई, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, जिसको कहा जाता है इंग्लैंड, उसको 12 बरस लग गए थे अपनी जीडीपी को दुगना करने के लिए। दूसरी औद्योगिक क्रांति आई थी अमेरिका के अंदर, जब मास प्रोडक्शन लाइंस बनी थी 1940 के दशक में। अमेरिका को 12 साल लगे अपनी जीडीपी को दुगना करने के लिए। पहला देश दुनिया में अगर कोई था जिसने एक दशक के अंदर 10 साल के भीतर अपनी जीडीपी को दुगना किया, इतिहास में वो जापान है। दूसरा देश बना साउथ कोरिया, एक दशक में जीडीपी को तिगुना किया चीन ने, और एक दशक के अंदर जीडीपी को 4 गुना करने किया किसी देश ने, तो हिंदुस्तान ने, भारत ने, यूपीए के शासनकाल में। ये गड्ढे में पड़ा हुआ हिंदुस्तान 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, ये हवा में नहीं बनी, ये मेहनत से बनी है। इसीलिए कहता हूं ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि केवल आपके आने से पहले भारत की पहचान नहीं थी, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, देश दिशाहीन था, देश में निराशा थी। आशा की किरण नहीं, आशा की अग्नि आप लेकर आए, एक सुनामी पर लेकर आए वायदों की, जो वायदे गलत साबित हुए। आज यही कारण है कि सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं इसके अलावा अगर आपको कहूं कि आपने, मैं समझ सकता हूं, ये कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहे, ऐतिहासिक सत्य, अब उसको आप नहीं बदल सकते। हालांकि काफी चीजें बदली जा रही हैं, नया इतिहास भी बनाया, जैसे नया इंडिया बनेगा, नया इतिहास भी है। कई कई नई बातें हमको सुनने में मिलती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी है नहीं, एक अच्छा किया उन्होंने भी एक काम किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे मनवाया, अच्छी बात हुई। हमारे समय में भी एक दिन मनाया था इंटरनेशनल डे, भारत की तरफ से प्रस्ताव लाके। वो महात्मा गांधी के जयंती 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2007 जून में हमारी सरकार के समय यूनानिमसली संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया था। उसका जिक्र कभी नहीं आता, पर क्योंकि योगा की बात काफी होती है और मैंने इतिहास की बात की, कुछ तथ्यों की बात की, क्या महारत है प्रधानमंत्री जी की और सरकार की कि देश के इतिहास का, देश के तथ्यों का, देश की विरासत का, देश की अर्थव्यवस्था का सबका शीर्षासन करा दिया, सबका। ऐसी तस्वीर पेश करी जो बिल्कुल विपरीत। अब अच्छा है, अब शीर्षासन करके क्या सही तस्वीर दिखे क्या नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपका भी और देश का भी। आपकी एक सोच रही, हम समझ सकते हैं वंशवाद क्या होता है। अगर ये जिक्र है एक परिवार जो आजादी की लड़ाई से संघर्षरत रहा, आजादी की लड़ाई से 4 पीढ़ियों का संघर्ष और कुर्बानी, बलिदान। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय अंग्रेजों की जेल में रहे थे, 14 बरस।
इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए थे। हमको तो नाज है उनकी कुर्बानियों, उनके संघर्ष और उनके बलिदान पे। भारत को फख्र है उस पे, आपको नहीं हो, पर ये देश और ये इतिहास सम्मान से हमेशा उसको याद रखेगा। ये सही है, राजनीति में आलोचना होती है, विरोध होता है, वाद विवाद होता है, संवाद होता है। अब संवाद नहीं होता, वाद विवाद वो भी स्वीकार्य है, आलोचना भी स्वीकार्य है। प्रजातंत्र में माननीय उपसभापति महोदय, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अनिवार्य है। हम क्या सुन रहे हैं देश में? कांग्रेस मुक्त भारत। अरे भाई, आप कांग्रेस मुक्त तो गुजरात नहीं बना सके, भारत कहां बनाओ, कहां बनाओ? ये कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकती। ये जो मानसिकता है, अस्वस्थ मानसिकता है, चिंता की बात है। आग्रह होगा कि इस मानसिकता पे थोड़ा आप पुनर्विचार करें। ये होने वाला नहीं है। 133 साल पुराना संगठन है, बड़ा गौरवमय इतिहास है। करोड़ों कार्यकर्ता इधर भी हैं, संघर्ष भी करना जानते हैं, जवाब भी देना जानते हैं। ये हम कहीं जाने वाले नहीं। अहमद भाई ने बताया कि पहले क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जाता कि कितनी सीट कहां आई। आपको और जरूर उन्होंने कहा, मैं अनुमोदन करता हूं, जरा यूपी बिहार वाले भी जो उपचुनाव रह गए बाई पोल्स, वो भी करा लीजिए, थोड़ी बात तो आगे बढ़े। मैं एक चीज कहूं, हम आपसे, आपकी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहते। पुरानी सरकारों को, पुराने प्रधानमंत्रियों को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ना उसकी जरूरत है, ना हमने मांगा है। पर एक चीज कहूंगा, आज हमारे अंदर वो संस्कृति है, संस्कार है और सोच है कि हम कभी ये बात नहीं कहेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत बनाओ। आप भी इसी देश के संगठन हैं, आप भी यहीं की विचारधारा है, आपका हमारा वैचारिक विरोध है, वो रहेगा, वो निरंतर। पर ये सोच, क्योंकि ये सोच कि दूसरे राजनीतिक दल सोच को, उसको हटा दो, ये प्रजातांत्रिक नहीं है। ये सोच प्रजातंत्र पर सीधी चोट पहुंचाती है, आघात पहुंचाती है, और ये देश की जनता होने नहीं देगी। सिर्फ हमारे लिए नहीं, तमाम विपक्षी दल। आप तो चाहते हैं कि 30 के 30 राज्यों में आपकी सरकार बने, देश में आपकी सरकार बने, बाकी कोई हो ना, और उसको कहो ये हमारा नया मॉडल, नया इंडिया, न्यू डेमोक्रेसी। ये नहीं होगा। मैं इस बात को कह सकता हूं बड़े जिम्मेवारी के साथ। कई बातें मैंने कह दी हैं, पर जो जरूरी बातें हैं, एक कुछ शब्दों में कहूं कि आपने कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर कि बड़ी प्रभावशाली प्रगति, हमारी आर्थिक प्रगति हो रही, वो दिखता नहीं है, क्योंकि सारे जो पैरामीटर्स हैं वो गिरे पड़े हैं। निवेश की दर जहां 34% हमारे समय थी, 26.9% है, 7% गिर गई। जो कर्जा उद्योग लेता है वो 63 साल का, 1-2 साल दशक का नहीं, सबसे कम कर्जा है। नए उद्योग लग नहीं रहे, निर्माण नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा है मेक इन इंडिया के। रक्षा मंत्री भी बैठी हैं, एफडीआई की नीति आई, पहले बदल दी गई, हमारे समय में भी थी कि क्रांतिकारी निवेश आएगा रक्षा में। संवेदनशील विषय होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बात होती है कि वो अप्रूव करेगी, हाई एंड टेक्नोलॉजी आएगी, उसका देश में सिमुलेशन होगा, मिश्रण होगा, देश में निर्माण होगा। जिक्र करना जरूरी है कि जहां आप पूर्ण सुरक्षा की तैयारी, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं,
आपके शासनकाल के अंदर मैं चौंक गया देखकर, एफडीआई इन डिफेंस 1,13,00,000 है। 1,13,00,000। तो मैं तो यही कहूंगा, कई चीजें और हैं, चाहे वो निर्यात की बात है, अर्थव्यवस्था की, जहां छोड़कर गए थे निवेश दर 34%, जहां $320 बिलियन का एक्सपोर्ट छोड़कर गए थे, आप अपने कार्यकाल पूरा होने तक अगर भारत को वहां पहुंचा देंगे, बड़ी कृपा होगी इस देश पर जहां तक रक्षा की बात है, अभिभाषण में कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हम आपसे एक सवाल करते हैं कि आपने कहा कि आपकी सरकार में पारदर्शिता है, जो नहीं है, ईमानदारी से काम, हम पर आरोप लगाए। मैं तो खुद सोच रहा, मैं ठीक सुन रहा हूं, कभी 6 लाख करोड़ के घोटाले, फिर उसी बार 12 लाख का भी हो गया। अब ये सब पर करके आप सवारी करके इन आरोपों की सत्ता में तो आ गए, पर वो हमेशा नहीं ना रह सकता। आरोप में सत्यता होनी चाहिए। जिसने देश को एक बड़ा घाटा दिखाया था, उसको तो आपने पद्म भूषण, बैंकिंग बोर्ड चेयरमैन, क्या क्या नहीं दिया। खेल जगत से आपका भी जो प्रस्तावना की, अध्यक्ष जी ने खेल की बात करी, खेलो इंडिया की बात करी, आपका भी खेल से संबंध है, क्रिकेट से, हम भी क्रिकेट खेले हैं, पर क्रिकेट का भी उन्हीं को बना दिया, क्योंकि फायदा हुआ था ना, बड़ा फायदा हुआ था। अदालत ने बता दिया कितनी सच था, कितना गलत था। पर सवाल आज एक है, एक सवाल उठा है राफेल डील का, राफेल जेट की खरीद का। 2005 से बातचीत चल रही थी, ग्लोबल टेंडर जारी किया गया था, 7 साल लग गए थे, 3 कंपनियां, 3 जहाज शॉर्टलिस्ट हुए थे। एक राफेल जेट फाइटर था, दूसरा यूरोफाइटर टाइफून था, और तीसरा स्वीडन की कंपनी जो साब है, उसका ग्रिपेन जहाज था। ये 3 शॉर्टलिस्ट हुए थे। अमेरिका का जहाज बाहर हो गया था, रूस का जहाज बाहर हो गया था। मुझे याद, मैं याददाश्त से ये बात कहता हूं। पर आपके यहां पारदर्शिता नहीं, देश की सुरक्षा से समझौता हुआ है। आप कहते हैं कोई स्कैम नहीं, मैं कहता हूं जिम्मेवारी के साथ, आज मैं कागज रखूंगा, राफेल जेट सबसे बड़ा स्कैम है। मैं कहता, और मैं संसद में लंबे समय से रहा हूं, मैंने कभी बिना जिम्मेवारी से कोई बात नहीं की, मैंने आरोप की राजनीति में विश्वास नहीं किया। आपका भले हो। प्रश्न यह है, हमारे समय में ग्लोबल टेंडर किया गया था 126 फाइटर जेट खरीदने का। 2012 में सारी बातचीत तय हो गई थी, सिर्फ प्राइस की बात थी। पर उस समय यह भी तय हो गया था कि 18 जहाज फिनिश स्टेट में आएंगे, बने बनाए आएंगे, 108 भारत में बनेंगे, भारत में, पर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उसको बनाएगा। वो पब्लिक सेक्टर की है, सब जानते हैं। उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, पूरी टेक्नोलॉजी डिफेंस PSU को मिलेगी, HAL को, और उसके साथ 36,000 करोड़ का ऑफसेट, 36,000 करोड़ का ऑफसेट HAL को मिलेगा। यह करार था, अच्छा नहीं लगा। 2015 में बात बदली गई। यह कहना जरूरी होगा कि हमने जो तय किया था, एक राफेल जेट की कीमत जो डिसॉल्ट कंपनी बनाती है 526 करोड़ रुपया तय हुई थी, और HAL और डिसॉल्ट में एग्रीमेंट साइन हो गया था 108 जहाज बनाने का और ऑफसेट का। अब उसके बाद आपकी सरकार ने ये सोचा ये सही नहीं,
8 अप्रैल 2015 को आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब तय किया पेरिस जाने का, फ्रांस जाने का, उस समय के विदेश सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जब पूछा गया कि क्या राफेल जेट पे भी समझौता एग्रीमेंट फाइनल होगा, जवाब मिला कि भारत के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के कोई एग्रीमेंट नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट गो ऑन स्टेट विजिट टू नेगोशिएट डिफेंस डील्स और टू साइन डिफेंस एग्रीमेंट्स। सारे देश ने कहा ठीक बात है। 10 अप्रैल को उसको बदल दिया गया और प्रधानमंत्री जी ने, सारे देश ने देखा कोई बुरी बात नहीं है, मेजबान देश घुमाते हैं, वो जो उनका नदी है, अच्छा रिवर है, सेन रिवर, उसमें उनको लेके गए किश्ती में, उन्होंने वहाँ तुरंत उसके बाद घोषणा कर दी कि हम 36 जहाज खरीदेंगे, 36। पुराना सौदा गया, पुरानी बात गई, मेक इन इंडिया हो गया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, और क्या कीमत तय हुई, 1570 करोड़, 526 से 1570 करोड़। ये 2015 का। HAL का क्या हुआ, जिसने 108 बनाने थे, HAL बाहर, और कहा कि हम निजी क्षेत्र को लाएंगे, जरूर लाएं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन एंड द डिफेंस PSU। पर आप लाए, और जो निजी क्षेत्र आप लाए हैं वही उद्योगपति प्रधानमंत्री के साथ उस दौरे में गए थे, वही थे, और वो जो 108 HAL को मिलने थे वो वहां गए। 36,000 करोड़ जो ऑफसेट मिल रहा था HAL को, वो भी उस निजी कंपनी को दिया गया। एक और बात कि 2017 में नवंबर महीने में, कतार छोटा मुल्क है, कतार ने 12 राफेल जेट खरीदे और एक जेट की कीमत 694 थी, और हम 2015 में 1570 करोड़। तो इस पे सवाल ना करें तो क्या करें? देश चुप रहेगा इस पे? ये सवाल तो उठेगा, जवाब देना पड़ेगा। पर यह कहा गया देश को कि इमरजेंसी परचेज की वजह से हुआ। देश को यह कहा गया कि इमरजेंसी परचेज थी, जरूरत थी, इसलिए यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि वो 126 जहाज की बात ठीक नहीं थी, 108 HAL को नहीं बनाने थे, 526 करोड़ कीमत ठीक नहीं थी, 1570 करोड़ में सीधा 36 खरीदो और बाकी प्राइवेट सेक्टर अलग से बनाए। देश को यह कहा गया। अगर इमरजेंसी परचेज थी, डिफेंस एक्विजिशन नियमों का उल्लंघन क्यों किया? कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी, उससे पहले पुराने जो करार था उसको रद्द करने की अनुमति होनी चाहिए थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके पेरिस के आने के बाद पोस्ट फैक्टो अप्रूवल हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। इसको तो नहीं कोई, मैं गलत बात कहूं तो मुझे कृपा बताएं कि मैं गलत कह रहा हूं। तो आप रक्षा मंत्री को साथ ना ले जाएं, CCS की अप्रूवल ना लें, डिफेंस एक्विजिशन रूल बदल दें, 3 गुना कीमत बढ़ जाए, HAL को बाहर कर दें, तो ये सवाल उठेंगे। इसीलिए मैंने कहा, अगर आप कहते हैं कि पारदर्शिता है, तो इस सवाल का जवाब। Please conclude. Your time is over. No. Look at the board. Look at the board. I will complete my speech. देखिए, अच्छी बात हो रही है, कभी कहीं तो पूछने दें। पहले तो ये आप तय कर दें कि अभी जब हम बोल रहे हैं वो राज्यसभा टीवी चल रहा है या नहीं, कुछ और कार्यक्रम दिखा रहे हैं? चल रहा है, ठीक है। Your time is over. That's my problem. No, my time is not over. No. प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे, अभी तो हमको जीना है,
अभी No, कहाँ no, जाएंगे? no, your time is here. नहीं, मेरा It is- टाइम yes, है। the time allotted to you. 2022 तक मेंबर हूँ। The time allotted to you for नहीं, this अभी नहीं। discussion, that's all. नहीं, बीच में बड़ा आपने मंत्री को 4 गुना टाइम दे दिया, मेरे साथ अन्याय मत करें, बढ़ा दे। आज मुझे कहना होगा कि जब भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार के लिए क्या 2 कानून हैं? क्या भ्रष्टाचार की 2 परिभाषाएं? एक परिभाषा जब कांग्रेस पर आरोप लगानी हो भ्रष्टाचार की, और एक परिभाषा आपके लिए, एक कानून कांग्रेस के लोगों के लिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के लिए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए, और एक कानून आपके मुख्यमंत्रियों के लिए, आपकी सरकारों के लिए। आज विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर, विपक्ष की सरकारों पर एक दुर्भावना से निशाना बनाया जा रहा है। आपके यहां देश में शासन तंत्र का और प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, एक बदले की भावना से काम हो रहा है, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए देश में, ये टकराव अच्छा नहीं है। अगर ये कहा जाए कि हमारे मुख्यमंत्रियों ने जमीनें दी, उन पर एफआईआर कर दो, तो आपके मुख्यमंत्रियों ने खाने दे दी, लाखों एकड़ जमीन दे दी, छत्तीसगढ़ दे दिया। मान्य मुख्यमंत्री निर्णय करते हैं, मुख्यमंत्री निर्णय करते हैं, निर्णय किए जाते हैं। आपने भी निर्णय किए होंगे, आप 12 साल मुख्यमंत्री रहे माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे बताया गया 6 लाख एकड़ जमीन दी गई, तो क्या फिर उसकी भी जांच करा लो? फिर यह क्यों होता है कि हमारे मुख्यमंत्री ने दे दी, आपके छत्तीसगढ़ भी ठीक है, मध्य प्रदेश भी ठीक है, आपके राजस्थान की खाने दे दी वो भी ठीक है, आपका गुजरात भी ठीक है। ये दो निजाम कैसे होंगे? 2 कानून कैसे होंगे? 2 परिभाषाएं कैसी होंगी? न्याय होना चाहिए। आप सत्ता में हैं, now conclude. आप अभिभावक हैं, Now please conclude. आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको देश को Now please conclude. न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए। बदले की भावना से अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करना और पीड़ित करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, ये नहीं, ये इस चीज को त्यागें, इस मानसिकता को। आज इस तरह से दुरुपयोग है, भय का वातावरण, आतंक का वातावरण, टेलीफोन टैप कर दो, सीबीआई ईडी को लगा दो, हर किसी को धमकी दो। ये क्या प्रजातंत्र है? ये नया भारत है आपका। Okay. Anand Sharma ji. इसको खराब मत करें। Anand Sharma ji, please. देखिए, Congress party's time is over, please. 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 No, please. Now, you could हमारे also... बारे में जब कहा जाता है, क्योंकि पहले से जवाहरलाल नेहरू ने तो प्रजातंत्र नहीं दिया, और जो लोग वारिस हैं उस विचारधारा के, जिन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो का विरोध किया, अंग्रेजों का साथ दिया, आज वो राष्ट्रभक्ति की हमको बात है। Please. खुली बात है, ऐतिहासिक सत्य Please. है, ऐतिहासिक सत्य है, No, please. ऐतिहासिक सत्य है। Please. No. मुझे ये कहना है, Please. मुझे एक प्रश्न और करना है, आपके माध्यम से प्रश्न करूंगा। No, please. देखिए, Yes. ठीक है, ये एक इतिहास का सत्य है। मैंने तो कहा, मैंने तो उसको लाइटर वेन में कहा कि सब कुछ कर लो। माननीय प्रधानमंत्री जी तो नहीं थे, और मुझे तो कोई थोड़ा बहुत मैं भी करता था, थोड़ा सीखा भी था कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से मेरा कोई विरोध नहीं है, अच्छा काम है। पर मैंने आपके आने से पहले यही कहा था कि इतिहास का, तथ्यों का, जमीनी हकीकत का शीर्षासन बंद करा दो, सही काम हो, अपने वायदे जो किए थे वो बता दे, जो नहीं हुए वो बताएं क्यों नहीं हुआ। ये नए सपने और आरोप बंद हों देश में। Okay. Now it's okay. अगर आप चाहते now you हैं, can stop. भी है हमारा, Now it's okay. भी है Now हमारा, you can stop. Anand तो Sharma ji. मुझे चलिए, Please. अगर आप यही Now कहते you हैं, please. तो कंक्लूड Now you करने का भी please तो stop. समय देंगे ना। Please stop. ऐसे कैसे? Whatever you ऐसे कैसे हो spoke, सकता है? PM heard it from his office. ऐसे हो सकता You है? need not repeat. क्यों? Please. प्लीज क्या, मैं भी आपसे आग्रह करता हूं, मेरे को आपके संरक्षण की जरूरत है। हम तो प्रतिपक्ष के हैं, खूब सुनते हैं, यही तो एक समय अपने प्रश्न कर ले, वरना कहां
ना तो टेलीविजन हमको दिखाता, ना अखबार छापता है। हालात खराब है, हजारों करोड़ के विज्ञापन इनके पास हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ सुनते रहते हैं। हम क्या करेंगे? किससे आग्रह करेंगे? ये सबसे बड़ा मंदिर है। अभी ना आनंद शर्मा जी, प्लीज, आनंद शर्मा जी प्लीज कर ना, प्लीज जिम्मेदार आदमी है। आनंद शर्मा जी प्लीज कंक्लूड, ठीक है, प्लीज। मुझे No, please. वो चीज कहनी है। No, please. मेरे को इतना तो नहीं, जिस तरह कई I- साथियों ने अच्छे शेरो शायरी करी। ये जरूर कहूंगा कि याद रखें सम्मान के साथ उनको जिन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम किया। राष्ट्र की उपलब्धियों का सम्मान करो, अपने से पूर्व सरकारों को अपमान मत करें। पहली बार भारत की पहचान दुनिया में नहीं हुई, ये सोच गलत है। और आज जो सवाल आपसे है, हालांकि इस बात को पहले कह दिया है, अब ये तो यही, मेरे को तो एक चीज याद आती है कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अभी बैठिए बस। अब मेरा आखिर का प्रश्न है, मैं बात को खत्म करता हूं, अपनी बात को विराम देने से पहले राइट नाउ कि यूं ना इधर उधर की बात कर, ठीक है, बता लुटा यू काफिला, हमें राजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। धन्यवाद, धन्यवाद आनंद शर्मा जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्लीज प्लीज ऑनरेबल